स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भाई बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जैसा कि अभी तक हम दो मॉडल पढ़ चुके हैं, वन वाज थॉमसन मॉडल एंड सेकंड मॉडल वाज रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद हमने थर्ड मॉडल के बारे में पढ़ना है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको लिखवाएंगे बाद में, पहले एक बार इसको पीपीटी से समझ लो। पीपीटी से समझने के बाद फिर हम इसको लिखवाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल क्या कहता है भाई, इसके क्या पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेगा अराउंड न्यूक्लियस। माना मैंने ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ बना लिया, अगर हम देखें तो यहां पर ये हमने फिक्स सर्कुलर पाथ बना लिया, ये न्यूक्लियस ले लिया। तो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेगा न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर किसी फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेगा विद अ डेफिनेट वेलोसिटी। और जिस सर्कुलर पाथ के अंदर ये घूमेगा उसको बोला जाएगा ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर घूम रहा है उसको ऑर्बिट बोलेंगे या फिर शेल बोलेंगे उस पाथ को, या कई बार उसको मेन एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, बट मेन हम उसको बोलेंगे ऑर्बिट या शेल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ विद डेफिनेट वेलोसिटी। और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे या फिर शेल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई, जैसे यहां देख लो आप लोग, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इन पाथ में घूम रहा है। अगर वो फर्स्ट पाथ में घूमेगा तो इसको फर्स्ट शेल बोल देंगे, इसको सेकंड शेल, इसको थर्ड, फोर्थ। और फर्स्ट शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम, के से फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे, एल से सेकंड को, एम से थर्ड को, जैसे आप नॉर्मली करते हो, 10th में आपने किया होगा इस चीज को। तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये है भाई, यहां इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमेगा, वो फर्स्ट शेल में घूमेगा या सेकंड शेल में घूमेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन उस पाथ में घूमेगा जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम होती है mvr। एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी आती है लीनियर मोमेंटम, और अगर कोई सर्कल पे घूम रही है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी। इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में घूमेगा जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजरल मल्टीपल आ जाए। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। मतलब क्या है, अगर मैं h/2π को इसकी वैल्यू रखूं और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और वो उसकी एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा। और अगर n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी और h/2π से मल्टीप्लाई किया और उसकी एंगुलर मोमेंटम सेटिस्फाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड में क्यों घूम रहा है, इसलिए घूम रहा है बिकॉज यहां h/2π को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो उसकी एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ h/2π। n की वैल्यू इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5 समथिंग, फ्रैक्शन में नहीं होगी। खुद ही पता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? ये इसका सेकंड पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट कह दो। फर्स्ट को k से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को l से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। जैसे यहां पर देखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, ये हमारे पास घूम रहा है। ये फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये डिफरेंट शेल के अंदर, ये फर्स्ट के अंदर मैंने दिखा दिया, हाइड्रोजन एटम को मैंने बता दिया। अब अगर यहां देखें तो ये यहां पर सेंटर पे ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, सेंटर पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा। उसके बाहर ये घूम रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अलग अलग पाथ के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ में ये घूम रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है। अब एक बात और सुनो, यहां पर ही देखो, इस पॉइंट को वहां से एक्सप्लेन होगा।
जब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स पाथ में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जब किसी एक फिक्स पाथ में घूमेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर घूमने लग रहा है कोई भी, तो वो हमेशा इसी पाथ को फॉलो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी पाथ को फॉलो करेगा। मतलब एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी और इट डज नॉट चेंजेस इट्स पाथ। ऐसा नहीं होगा कि अपना पाथ चेंज करके बैठ गया। जब एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो वहीं घूमता रहेगा। उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी हम बोलते हैं। सो ये यही बात कह रहा है। देखो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सेम ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ना तो ये एमिट करेगा एनर्जी, ना एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर फिक्स पाथ में घूमता रहेगा और इन पाथ को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी को तभी वो लूज या गेन करेगा जब उसको अपना पाथ चेंज करना है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट अगर वो जंप करने लगे, माना ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये सेकंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन को माना यहां से उठ के और अगले पाथ के ऊपर उसको जाना है, माना इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, तभी वो एनर्जी को लूज या गेन करेगा। सो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तभी चेंज होगी। अब एनर्जी चेंज होने का क्या मतलब है, इस ऑर्बिट में अलग एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की और इस ऑर्बिट में एनर्जी बन जाएगी। अगर इसको यहां जाना है तो अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। सो एनर्जी को तभी चेंज करेगा या तभी लूज या गेन करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो गेन करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो लूज करेगा। ये बात याद रखना। सो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। देखो यहां पर देखो कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा तभी वो एनर्जी को लूज या गेन करेगा और ऊपर जाने के लिए वो गेन करेगा। ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया एक फर्स्ट ऑर्बिट से, ये एनर्जी लेवल दिखा रखे मैंने यहां, ये यहां पर एनर्जी लेवल है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पे जाना है तो वो एनर्जी को गेन करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितना इन दोनों के डिफरेंस होगा। मतलब कितनी एनर्जी को वो लूज या गेन करेगा, इन दोनों पाथ की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, E2 माइनस E1। और जब वो वापस इसको आना पड़ेगा तो भी वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, इन दोनों पाथ की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। तो एक फिक्स एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करेगा जो इन दोनों पाथ की ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। सो देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल गया, और जब नीचे आएगा एनर्जी एमिट करेगा। कितनी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करेगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, जितना इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा, जितना इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा ये आएगा। ये हम कर भी चुके हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2। तो वो E3 क्या था, इनका डिफरेंस था, दैट वाज E3। क्लियर? सो ये था इसका नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम देखें तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। और ये एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एनर्जी अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम निकाल सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू h न्यू के इक्वल आएगी, h न्यू या hc बाय लैम्डा कह दो एक तरीके से। सो एनर्जी ये किसके इक्वल जाएगी, इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल जाएगी, और वो फर्दर किसके इक्वल होगा, h न्यू या फिर hc बाय लैम्डा। ऐसे निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या ये बात क्लियर हुई? ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। ये देखो, और एक चीज देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, मैंने क्या बताया था, जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजरल मल्टीपल हो, वहां पर वो घूमेगा। ये बात याद रखिएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था। लेकिन एक बात और याद रखिए, बोहर मॉडल की एक खासियत है, बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब बोहर मॉडल
ऐसी स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सर एक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, लेकिन हीलियम प्लस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। लिथियम के लिए होगा? नहीं होगा। लिथियम प्लस के लिए होगा? नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2 प्लस के लिए हो जाएगा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए हो जाएगा, बोरोन 4 प्लस के लिए हो जाएगा। मतलब ये उन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बोहर मॉडल की खासियत है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। क्या ये बातें क्लियर हुई भाई? अब हम इनके बारे में लिखते हैं डिटेल में। ये बोहर मॉडल के पॉइंट्स थे। स्टार्ट करते हैं अब हम आगे लिखना फर्दर। लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। अब लिखिएगा हेडिंग बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट है, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक क्या क्या हो सकती है? हाइड्रोजन, He प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस एक्सेट्रा। इनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। अंडरलाइन कर लो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिर्फ इन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है भाई इसका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in fixed circular path of definite energy, ब्रैकेट में लिखो ऑर्बिट और शेल। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या फिर शेल, हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? क्या बताया था? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन revolves in a particular orbit, it does not radiate out energy। radiate out को क्या कह सकते हैं? it does not lose or gain energy। lose और gain को कंबाइनली radiate कह देंगे। it does not lose or gain energy, and these orbits are known as stationary orbit। सो ये याद रखना भाई, इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज emitted or absorbed only when electron jumps from one orbit to another।
जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। क्या आएगा? माना हम ये बना लें, ये फर्स्ट ऑर्बिट बना लें, उसकी एनर्जी ये आ गई, और ये सेकंड ऑर्बिट बना दे, उसकी एनर्जी ये आ गई। तो ये यहां से जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा, ये ऑर्बिट 1 लिख दिया मैंने, ये ऑर्बिट 2 लिख दिया। ये ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी को। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? डेल्टा ई। ये किसके इक्वल आएगी? E2 माइनस E1। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को एमिट आउट करेगा। ये E1 ले लिया, ये E2 ले लिया। सो जब ऊपर से नीचे आएगा ये एनर्जी एमिट होगी, एमिटेड एनर्जी। ये भी कितनी होगी? इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। सो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा? इन दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल करेगा। नीचे से ऊपर जाने में एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से नीचे आने में एमिट करेगा। क्लियर है भाई? सो ये नेक्स्ट पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbit where its angular momentum is integral multiple of h/2π। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजरल मल्टीपल आएगी। सो ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, mvr इक्वल टू nh/2π। क्लियर है? और ये mvr क्या है? उसकी एंगुलर मोमेंटम। ये mvr क्या है? उसकी एंगुलर मोमेंटम। और इंडिविजुअल चीजें क्या है ये यहां पर? m क्या कह देंगे? m कह देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? r उस ऑर्बिट की रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। h क्या है? h अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। h अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इंपॉर्टेंट है भाई। n अपने पास क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और n की वैल्यू क्या जाएगी? n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इंटीजर में होगी। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोल देंगे? k, सेकंड को l, थर्ड को m, फोर्थ को n एंड सो ऑन। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। और एक बात और याद रखना भाई, ऑल्सो कई बार h/2π नहीं लिखता, यहां साइड में लिख रहा हूं ऑल्सो h/2π। देखो h भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग h क्रॉस। ऐसे मिल जाएगा क्रॉस, या थोड़ा टेढ़ा क्रॉस मिल जाएगा। तो h/2π नहीं मिलेगा तो h/2π की जगह h क्रॉस मिल जाएगा भाई। h के ऊपर क्रॉस लगा हुआ मिलेगा। ऐसे भी क्रॉस मिल सकता है, कई बार ऐसे भी क्रॉस मिल जाएगा। तो वो इसका मतलब h/2π कंप्लीट है वो। सो कई बार अगर क्वेश्चन में मिले तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे तो h/2π मिलेगा, h/2π नहीं है तो फिर क्या मिल सकता है? h क्रॉस। h क्रॉस का मतलब h/2π है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये याद रखना भाई।
सो ये सारे इसके पॉइंट्स थे, नोट कीजिए इसको। किया भाई नोट? अब आगे लिखो। आगे आता है भाई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। सो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखिए क्या है। माना मैंने ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ बना लिया मैंने, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये सेंटर पे मैंने न्यूक्लियस ले लिया। अब आप खुद देखो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, और टोटल प्रोटॉन है Z, तो टोटल चार्ज कितना होगा? ZE, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। सो न्यूक्लियस में है +ZE चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे है -E, तो एक पे प्लस एक पे माइनस, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स को मैंने लगा दिया F1। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो ये फोर्स से ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन अगर ये खींचेंगे तो ये अंदर आके धंस जाएगा, तो ये थॉमसन बन गया। तो इसने कहा नहीं, ये अंदर नहीं आके धंसेगा, यहां एक और फोर्स लग रहा है, यहां पर एक और फोर्स लगेगा। कोई भी चीज सर्कल पे जब घूमती है ना, तो उसको स्टेबल करने के लिए यहां पर सर्कल के बाहर एक तरीके से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा F2। सो ये दो फोर्स लग जाएंगे हमारे पास, F1 एंड F2। सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे होंगे भाई। ये फोर्स और ये फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी वो चीज यहां पर स्टेबल रहेगी। अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे, ये फोर्स ज्यादा हुआ F1 तो ये इसको इधर खींच लेगा, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये इसको बाहर फेंक के मारेगा। जैसे मैं एक धागे से एक पत्थर को घुमाता हूं, तो हमारे पास क्या है? अगर मैं उस धागे के अंदर से पत्थर को घुमाता हूं और उसको ढंग से बैलेंस करके रखता हूं तो वो सर्कल पे घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने धागे को लूज कर दिया या थोड़ा बहुत हल्का कर दिया और या उसको छोड़ दिया, तो वो यहां भागने की कोशिश करता है। ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये इधर भाग जाएगा, और अगर आपने जोर से उसको खींच लिया तो वो आपकी तरफ आगे लगेगा। लेकिन अगर वो सर्कल पे घूम रहा है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? स्टेबल ऑर्बिट के लिए F1 F2 बराबर होना पड़ेगा। तो अब हम इन फोर्स के बारे में हम लिखते हैं। F1 क्या है? F1 इज कूलम्बिक फोर्स। F1 क्या है? कूलम्बिक फोर्स, या फिजिक्स में पढ़ोगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R²। R क्या है? R ये रेडियस है जिसमें वो घूम रहा है, ये R है, ये रेडियस R होगी अपने पास। सो K Q1 Q2 बाय R²। Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 इनके ऊपर चार्ज है। Q1 कितना है? ZE। Q2 कितना है? E। ये वो चार्ज है इसके ऊपर। और K क्या है यहां? K यहां एक तरीके से हम लिख देंगे K इज कांस्टेंट, फिजिक्स में पढ़ोगे। और इस K की वैल्यू वैसे कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे, अपने यहां इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। K इज कांस्टेंट, R रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F2 आ जाएगा। F2 क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको सर्कल पे घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम यहां क्या कह देंगे? F2 यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और F2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? F2 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? कितनी आएगी F2 की वैल्यू? F2 विल बी इक्वल टू mv² बाय R। m क्या है? m मास है। मास किसका? जो भी यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और v वेलोसिटी है, r रेडियस है। क्लियर है? सो ये सारी चीजें होगी। अब इनको ना थोड़ा इक्वेशन नंबर दे देते हैं भाई हम लोग। पीछे वाली इस इक्वेशन को मैं नंबर दे रहा हूं 1, क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। इस वाली इक्वेशन को मैंने नंबर दिया 2, और इस वाली इक्वेशन को मैंने नंबर दिया 3।
ये 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब स्टेबल ऑर्बिट के लिए क्या होगा, क्या कहा था मैंने, फॉर स्टेबल ऑर्बिट इन फोर्स को एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर स्टेबल ऑर्बिट F1 विल बी इक्वल टू F2। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, F1 कितना आया, F1 कितना था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, F2 कितना है M V स्क्वायर बाय R, ये हो गया। अब Q1 Q2 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। Q1 कितना है मैंने बताया ZE, Q2 कितना है E, Q1 ZE है, Q2 E है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का ZE, Q2 किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का E, बाय R स्क्वायर, और ये mv स्क्वायर बाय R के इक्वल होगा। अब आप क्या करो, एक R से एक R काट दो, एक R से एक R काट देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगी, K Z E स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख रहा हूं, 3 नहीं 3 तक तो हो चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कर देंगे। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 4 होगी। क्लियर है? सो यहां तक एक बार नोट करो जल्दी से, इसको यहां तक नोट करो। क्या क्या बताया, F1 बताया कूलम्बिक फोर्स, F2 बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टेबल ऑर्बिट के लिए दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर उसको स्टेबल होना है तो ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। वैल्यू पुट की, Q1 Q2 की हमने वैल्यू पुट कर दी, और यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि किसके इक्वल आई, KZ E स्क्वायर बाय R। क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी से यहां तक। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम इसको मैंने 4th इक्वेशन दे दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं। एडजस्ट क्या कर रहा हूं, आप लोग देखिए, यहां से mv को निकालूंगा मैं, mv, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, KZ E स्क्वायर बाय, mv को मैं नीचे ले गया यहां इधर, mvr। तो देखो इसमें से mv निकाल लिया तो बच गया क्या मेरे पास v। यहां से हमारे पास वेलोसिटी आएगी। अब इसकी वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं ऐसे करके। अब कैसे निकलेगी वेलोसिटी, ये v आ गया। अब mvr की वैल्यू मुझे पता है, हमें क्या पता है, बट mvr स्टार्टिंग में इसने बताया था, mvr एंगुलर मोमेंटम है, किसके इक्वल होगी, nh/2π। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक तरीके से हम क्या कह देंगे, KZ E स्क्वायर बाय NH/2π इक्वल टू V। ये वेलोसिटी यहां तक आ गई। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, वेलोसिटी इक्वल टू 2π KZ E स्क्वायर बाय NH। सो ये इक्वेशन एक हमारे पास आ गई भाई। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 बोल रहा हूं। सो v क्या है, वेलोसिटी है, जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी है। अब अगर आप यहां देखो तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट को मैंने पकड़ लिया, इन सब कांस्टेंट की मैंने वैल्यू पुट की। ये काटा नहीं है भैया, इन कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने पुट किया, तो फाइनली मेरे पास रिलेशन क्या आई, वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸। ऊपर क्या रह गया z, नीचे क्या रह गया n। ये फाइनल हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया, लेकिन यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, बिना यूनिट के मत याद रखना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। इस वेलोसिटी के नीचे n भी लिखा होता है, मतलब n लिखने का मतलब यही है nth ऑर्बिट में ये वेलोसिटी। मैं यहां से हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है इनकी,
क्लियर है। अब ये वेलोसिटी की यूनिट मैंने क्या बताई है, ये वेलोसिटी आएगी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं निकाला है भाई, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में मैंने निकाली है। 2.18 इंटू 10⁸ Z/n इन सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 हो गई है। और ये फॉर्मूला मेन अपने को याद रखना है। सर क्या ये फॉर्मूला 5th वाला याद नहीं रखना? देखो भाई इसको निकाल के देख लेना, सिंपल 3 फॉर्मूलों की मदद से ये निकलेंगे। mvr इक्वल टू NH/2π एंड F1 इक्वल टू F2। अगर इन चीज का यूज लोगे तो सारी रिलेशन निकल जाएंगी। अदरवाइज अगर इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इस वाले को भी आप याद कर लेना। तो इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर से मैं ये कांस्टेंट को हटा रहा हूं, ये सब कांस्टेंट थे। सो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, पुट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स वी गेट, हमारे पास क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिल जाएगी। क्लियर है। और ये किस में मिलेगी वेलोसिटी, बता चुका हूं भाई मैं, इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इसको नोट कर लीजिएगा आप एक बार पॉज करके, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सो नोट कीजिए। अब हम ना नेक्स्ट निकालते हैं रेडियस, कि जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसकी रेडियस क्या है। तो उसको निकालने के लिए ये 4th रिलेशन देखो, इस 4th रिलेशन में अपने पास रेडियस दिखाई दे रही है। तो क्या करेंगे हम, ये रेडियस की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी अभी निकाली है ना, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। जस्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेडियस हमारे पास आ जाएगी। सो क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आया था इक्वेशन 4 में, kz⁴/r इक्वल टू mv², ये था। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, r इक्वल टू kz⁴ अपॉन mv²। अब क्या कह सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी बताई, ये वाली इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन से v की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां। तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r कितना आएगा, kz⁴ अपॉन m। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, 2π kz⁴/nh, ये वैल्यू आई थी। देखो ऊपर 2π kz⁴/nh, इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया। और उसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही स्क्वायर किया और इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास r की वैल्यू जो आएगी, वो r की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आएगी, r विल बी इक्वल टू, ये n² h² ऊपर चला गया, n² h², ये ऊपर चला गया, और क्या रह गया नीचे, नीचे हमारे पास रह जाएगा एक तरीके से 4π² m kz⁴। ये ऊपर वाला kz⁴ सर कहां चला गया, ऊपर वाला kz⁴, एक kz⁴ एक kz⁴ से कट गया, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो एक kz⁴ बच गया। m एक बाहर था, ये m रह गया। इस 2π का स्क्वायर क्या हो गया, 4π²। तो फाइनली रिलेशन क्या बनी, n² h² अपॉन 4π² m kz⁴। ये रिलेशन हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन नंबर में कितना लिख दूं, कहां तक हो चुकी है, इक्वेशन 6 तक हो चुकी है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 कर दूंगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कर देंगे। सो ये इक्वेशन भी भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस इक्वेशन को, या तो इसको रट लेना, नहीं तो इसको निकाल लेना। मैं सजेस्ट करूंगा इसको निकाल लेना, 2-3 बार निकालोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। अदरवाइज इसको रट लेना।
नहीं रट सको तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अब हम देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, अगर हम देखें तो वो है ये कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा वो चीज देखो। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं, कांस्टेंट कौन है, h हमारे पास कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट कर दें, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हमारे पास r की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये चीज आएगी। देखो आपको खुद दिखाई दे रहा होगा यहाँ n स्क्वायर ये बच गया और z ये बच गया, तो n स्क्वायर बाय z हमारा बच गया। बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 0.529। सर इतनी आई, बिल्कुल इतनी आई। लेकिन यहां पर भी एक चीज खासियत है, ये जो रेडियस आएगी दिस इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस रेडियस के नीचे Rn लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। Rn का मतलब है nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, बट हम इसको हटा रहे हैं, खाली R की फॉर्म में ही मैं इसको छोड़ देता हूं, या ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख लो। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगी nth ऑर्बिट की, तो इसकी वैल्यू किस में आती है, इट इज इन एंगस्ट्रॉन। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे ऊपर मैंने वेलोसिटी बताई थी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड भी हो सकती थी, बट हमने जो ये वैल्यू निकाली है ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाली है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां पर जो रेडियस हमने निकाली है दैट रेडियस इज इन एंगस्ट्रॉन, और इस इक्वेशन को मैंने नंबर 8 दे दिया क्योंकि 7 तक ऊपर हो चुकी है। तो हमने दो चीजें निकाल ली, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, और इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, जहां रिवॉल्व कर रहा है, वहां वेलोसिटी क्या है। ये दो चीजें हमने निकाल ली कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है और रेडियस कितनी है। अब हम और क्या चीजें निकालेंगे, और इसकी एनर्जी के बारे में जाएंगे अभी हम, कि वहां जहां घूम रहा है किस काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है और वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है। अब हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। सो ये याद रखना भाई, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो रट लेना फॉर्मूले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऊपर वाला बेसिक से ड्राइव कर लेना, या इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट कर लीजिएगा इसको आप पोज करके, ठीक है। सो अब निकालते हैं भाई हम लोग एनर्जी। सो नेक्स्ट जाता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। सेम मैंने बताया, इन्हीं दो F1 इक्वल टू F2 से सारी चीजें निकल रही हैं, MVR इक्वल टू NH/2 लगने में ये बहुत मुश्किल लगेगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कैसे आएगा, अपने को एक बात पता है, सबसे पहली एनर्जी हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है किसके इक्वल होती है, हाफ mv², इसके इक्वल है। और याद करो बच्चों, इक्वेशन 4 से क्या था, अभी हमने जो निकाला फ्रॉम इक्वेशन 4, mv² किसके इक्वल होता था, kZe²/r इक्वल टू mv²। इक्वेशन 4 को देख लेना, अभी जैसे निकाला हमने ऊपर, देखो ऊपर जो हमने निकाला था वो भी तो ऐसे ही निकाला था, इक्वेशन 4 से kZe²/r इक्वल टू mv²। यहां सर इस रिलेशन की क्यों मदद ली, मुझे mv² दिख गया ये, इसलिए मैंने इसकी मदद ले ली। क्लियर है? अब यहां mv² की वैल्यू पुट कर दो, यहां इस mv² की वैल्यू को आप पुट कर दो उठा के इसके अंदर, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ kZe²/r।
सो ये हमारे पास एक रिलेशन है, ये जरूर याद रखनी है, ये जरूर याद रखनी है। ये रिलेशन नंबर कितनी हो गई है, इक्वेशन नंबर ये 9 हो गई है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब सेकेंड एनर्जी हम निकालते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, P इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा भाई, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती थी K Q1 Q2 बाय R। कहां बताया था मैंने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो एक्स्ट्रा टॉपिक कराया था उसमें मैंने बताया था किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2 बाय R। अब याद करो Q1 क्या था, Q1 हमारे पास था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है प्लस Ze। यहां पर हम विद चार्ज वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, अलोंग विद साइन पुट करेंगे हम एग्जैक्ट। और ये Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -e, ये Q1 है, Ze न्यूक्लियस का चार्ज। सो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ही तो घूम रहा था, यही तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में r डिस्टेंस है। सो Q1 हो गया Ze और Q2 हो गया E। वैल्यू पुट कर दो, विद साइन पुट की है हमने, K Ze Q2 हो गया -e बाय R। सो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -k Ze स्क्वायर बाय R। ये रिलेशन सर याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। सो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 10 होगी। P का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी। K का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी हाफ के Ze स्क्वायर बाय R, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी -k Ze स्क्वायर बाय R। तो अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को En से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये किसके इक्वल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां से हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल जाएगी, टोटल एनर्जी बताओ, T इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आया था बच्चों, याद करो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या ही थी, हाफ के Ze स्क्वायर बाय R। और पोटेंशियल एनर्जी ये ऊपर ही लिखा हुआ, ये रहा ऊपर, -k Ze स्क्वायर बाय R। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, -12 k Ze स्क्वायर बाय R। ये वैल्यू आ जाएगी टोटल एनर्जी की। दिस इज टोटल एनर्जी। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा वहां टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 11 लिख देता हूं। तो ये तीनों इक्वेशंस जरूर पूछता है भाई, ये तीनों रिलेशंस जरूर याद रखना, एटलीस्ट इनमें से कोई एक तो जरूर याद रखना, बाकियों में रिलेशन देखो। अब आप लोग एक चीज देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, अब हम उसको देखते हैं। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, ये मेरे पास टोटल एनर्जी है, आप देखिए ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, -12 k Ze स्क्वायर बाय R। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, देखो -k Ze स्क्वायर बाय R, मतलब इसमें जस्ट हाफ है और इसमें हाफ नहीं है। तो मैं क्या कर दूं, टोटल एनर्जी कैसे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कह दूंगा, यहां पर मैं कह दूंगा टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये बात याद रखना, ये रिलेशन तो बहुत बार पूछता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है,
काइनेटिक एनर्जी के पास भी जाओ आप लोग। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो क्या आता है, टोटल एनर्जी में है -12 kz² और काइनेटिक एनर्जी में है 12 kz²। फर्क है सिर्फ माइनस का, मतलब अगर मैं माइनस लगा दूंगा टोटल के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा, हम कहेंगे टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें भाई आपको जरूर याद रखनी। सो ये नोट किया भाई। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ये जो टोटल एनर्जी में जो ये आर की वैल्यू है ना, इसमें आर की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन नंबर 7 से पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 7 से आर की वैल्यू को उठाएंगे और वहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 11 में। सो हम क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, यहां पर क्या कह सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे यहां आर की। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो भैया हमारे पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू -12 kZe², -12 kZe² डिवाइड बाय आर। आर की क्या वैल्यू थी, अब वो हम पुट करते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, n² h² अपॉन 4π² m kZe²। ये आर की वैल्यू पुट कर दी भाई हमने। यहां से इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी उसको हम En से भी रिप्रेजेंट कर देंगे भाई। ये किसके इक्वल आएगी, इट विल बी इक्वल टू, ये 2 और 4 से एक तरीके से 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 बच जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी, -2π² m k², एक के ऊपर है भाई, देखो एक के ऊपर है, एक ये के आएगा, m k² और क्या कह देंगे z², और e² है तो ऊपर e² है तो e⁴। सो -2π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाय क्या बच गया, n² h²। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी भाई। सो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 12। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगी, टोटल एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी। बट ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये ऊपर वाली मैंने लिखवाई है। सो इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिए, ये स्टार वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सारी। अब यहां देखो, यहां फिर से हम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं। कांस्टेंट कौन से हो गए हमारे पास, 2 कांस्टेंट, π² कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k² कांस्टेंट, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन एक तरीके से बनती है वो क्या बनती है, En इक्वल टू -13.6 और क्या बच गया भाई ऊपर z² अपॉन क्या बच गया नीचे n²। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस इक्वेशन को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सो ये इक्वेशन याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 13। तो इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। अब इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैंने जैसे हर जगह बताया था कि यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी भाई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये एनर्जी किस में आएगी, दिस एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किस में होगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और En क्या है यहां पर, En इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में n इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, और ये किस में आएगी, इन eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात याद रखना भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। अब कोई कहे सर जूल में कन्वर्ट करो इसको,
तो जूल में क्या होता है, 1 ईवी मैंने किसके इक्वल बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1 ईवी इसके बराबर होगा। लेकिन ईवी पर एटम का भी डायरेक्ट कन्वर्जन आना चाहिए भाई इन किलो जूल। सो ये बात और याद रखना, ऑल्सो 1 ईवी पर एटम से पर मोल बन जाएगा, इट विल बिकम 96.5 किलो जूल पर मोल। ये बात याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर पर एटम के रिस्पेक्ट में ये जो एनर्जी हमने निकाली है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाली है, एक एटम के लिए निकाली है। लेकिन अगर हमें कहे एक मोल के लिए और इन किलो जूल कहे तो हमें ये रिलेशन याद होनी चाहिए, ईवी पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई भाई? सो ये सारी रिलेशन थी भाई, सिर्फ उसी मेन रिलेशन से हमने निकाली है F1 इज इक्वल टू F2 और MVR इक्वल टू NH/2π। क्लियर है? सो ये सारी रिलेशन हमारे पास हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है भाई टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होगा भाई, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो एक पूरा चक्कर उसको करने में कितना टाइम लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एक पूरा चक्कर जब इसके बाहर काटेगा तो वो कितना टाइम लेगा। माना ये पूरा उसने एक चक्कर काटा इसके बाहर, तो एक पूरा चक्कर काटने में कितना उसने टाइम लिया, दैट विल बी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को, हम टाइम पीरियड को निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये हमारे पास टाइम होगा। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, सरकमफ्रेंस के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2πr डिवाइडेड बाय v। ये आ गया अब हमारे पास। सो ये एक नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास आ गई टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की। इक्वेशन नंबर इसको 14 बोल देंगे हम। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। अब यहां से क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को पुट अगर करें तो यहां से हमें कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब आपको एक बात और पता है, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z थी। मतलब n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। एक तरीके से हम कहें तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम कहेंगे n स्क्वायर बाय z। तो रेडियस की जगह मैं n स्क्वायर बाय z लिख दूंगा। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, n स्क्वायर बाय z। और वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, वेलोसिटी आपको पता है किसके इक्वल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z बाय n थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, z बाय n। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या कर देंगे, z बाय n। तो इसकी जगह कर दिया z बाय n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। वैल्यू नहीं पुट की, जो ये कांस्टेंट है ये इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z स्क्वायर। सो ये रिलेशन और पूछ लेता है, ये रिलेशन नंबर 15 होगी। ये सारी चीजें थी जिनके बारे में पूछता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z स्क्वायर। सो जिस के ऊपर मैंने स्टार लगाया है भाई वो सारी रिलेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, बाकी को आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज डिराइव करना जरूर आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? सो इसको पॉज करके नोट कर लो, ये सारी चीज क्लियर है, ठीक है भाई। सो अब फाइनल हम कंक्लूजन लिखते हैं इसका। यहां कंक्लूजन लिखते हैं कि कौन से मेन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, वो स्टार वाले सारे फॉर्मूले हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी किसके इक्वल आई, 2.18 इंटू 10⁸ z बाय n, ये आई।
दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एक तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा हमने क्या निकाला, आर की वैल्यू निकाली। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके इक्वल आई थी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये आई रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और ये किस में आई, इन एंगस्ट्रॉन, ये बात याद रखना। और ये वेलोसिटी किस में आई थी, इन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बातें जरूर याद रखना। सो दो तो ये फॉर्मूले हमने किए। तीसरा हमने क्या निकाला था, तीसरा हमने एनर्जी निकाली है। एनर्जी क्या आई nth ऑर्बिट की, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी आई। तो इसको क्या लिख लेंगे, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट किस में आई है, इन ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आई। क्लियर है। और हमने क्या निकाला था, हमने और क्या रिलेशन निकाली भाई, हमने निकाली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ये एक रिलेशन हमने निकाली थी। एक हमने क्या निकाली, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक ये रिलेशन हमने निकाली। क्लियर है। सो इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और क्या किया हमने, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आया, 2 पाई r बाय v, और हम कह दें टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। अब हर जगह क्या है ये चीजें, n क्या है, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कह दो या बोहर ऑर्बिट कह दो, और z है एटॉमिक नंबर। सो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए भाई, एटलीस्ट। सो ये सारा अपना इस पूरे का कंक्लूजन था। क्लियर है। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और अगर आप लिखना चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, इन तीनों में से कोई भी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -12 kZe स्क्वायर बाय r, इसको लिख सकते हो। टोटल एनर्जी की क्या वैल्यू लिख दोगे, ये भी लिखनी है तो लिख दो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -12 kZe स्क्वायर बाय r, ये हमारे पास क्या है, टी टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। बाकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप ये वाले रिलेशन को यूज में ले सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको पता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 होगी। क्लियर है ये सारा। सो ये सारा भाई इसका कंक्लूजन था बोहर मॉडल का। ये सारी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, सारी ये रिलेशन है, और मेनली इससे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद एटलीस्ट होने चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं इसके, जो डेरिवेशन से हमने निकाले हैं, उनको भी याद रख सको तो याद रख लेना, अदरवाइज उसको ड्राइव करना जरूर आना चाहिए। क्लियर है। सो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पोज करके, ठीक है। ठीक है भाई, इसको कर लीजिएगा नोट। अब आगे ना न्यूमेरिकल देखते हैं बोहर मॉडल से रिलेटेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बोहर मॉडल से रिलेटेड, ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो आप टोटल एनर्जी बताओगे, एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस के साथ एनर्जी बताइए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट,
ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। सो कैसे कर सकते हैं भाई, आप लोग पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट, तो हमें एक चीज दी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 1। हीलियम प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। सर प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। सो जेड आ गया, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर देंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वेयर, और ये कितना है n है 1, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 4 इतने ईवी पर एटम। क्लियर है, 54.4 ईवी पर एटम, ये आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा सोल्व करोगे तो। क्लियर है भाई, सो ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसने पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस का क्या फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वेयर बाई जेड। वैल्यू पुट करेंगे 0.529, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 1 का स्क्वेयर, जेड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर फिर से हमारे पास 2 है। सो सोल्व करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट दीजिएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2645, किस में आ जाएगी एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी भाई इतनी। क्लियर है, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी रेडियस की और एनर्जी की। कर सकते हो आप आराम से, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, सॉल्यूशन आप ये नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट of Li2 plus and second orbit B3 plus. Find the ratio of energy of third orbit of Li2 plus and second orbit of B3 plus. सेम चीज वही कर लेंगे हम। सो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, इसने क्या दिया है थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, मतलब ऑर्बिट कौन सा है थर्ड, एटॉमिक नंबर क्या होगा लिथियम है तो 3, ऐसे ही सेकंड के लिए सेकंड ऑर्बिट ऑफ B2 प्लस, तो ऑर्बिट है 2 एंड एटॉमिक नंबर कितना है 4। अब इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा E1 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ये होता है ना भाई फॉर्मूला, देखो ऊपर क्या फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। क्लियर है, E2 कितना आएगा -13, जेड कितना है इसका 4 का स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर कितना है 2 का स्क्वेयर। सो इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, ये भी कट गए। फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी E1 बाई E2 कितना आएगा E1 बाई E2 इक्वल टू 1/4। सो सोल्व कीजिए, करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल वैल्यू बेस्ड है भाई, वैल्यू पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड होगा, तुम लोग घर से ट्राई करना इसको। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस फॉर
सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस आयोन, इनके लिए निकालना है भाई। सेम जैसे एनर्जी का रेशियो निकाला है ऐसे ही रेडियस का रेशियो निकालना है। इसका जो आंसर आएगा, इसको ये एज ए होमवर्क इसको घर पे ट्राई कर लेना अपना, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर मैं लिख दूं, आंसर विल बी R1/R2 जो होगा दैट विल बी 8/9। सो इसको ट्राई करना और ये हमारे पास आंसर आएगा सेम एज इट इज ऐसे होगा, फर्क है यहां रेडियस का रेशियो है। सो सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो ये बोहर मॉडल के सिंपल से क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है। बाकी इसकी कुछ और आगे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ भैया यहां तक? सो इसको नोट कीजिएगा। सो ये सारा भाई बोहर मॉडल से रिलेटेड था। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो ये सब चीजें आती हैं, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास। और एक बात और एक्स्ट्रा भाई याद रखना, टाइम पीरियड का उल्टा होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे इसको यहां पर लिख भी लेना। आप क्या लिख सकते हो यहां सामने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। एक ये भी चीज चाहे नोट ही कर लेना, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन अगर हम कहें टाइम पीरियड का उल्टा होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम पीरियड की ये वैल्यू है अपने पास 2πr/v, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, इट विल बी इक्वल टू v/2πr। सो ये बात और एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, समझ गए? वैसे ऑलरेडी मैंने ये चीज बताई हुई है आपको पहले कि भाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा है। जब भी अपने को फ्रीक्वेंसी पूछे, टाइम पीरियड का अगर हमें पता है उसका इनवर्स कर देना। सो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके हम ये भी निकाल सकते हैं। सो ये सब हमने बोहर मॉडल से रिलेटेड सारी चीजें की थी जो भी है। सो आज हमने क्या क्या किया है इसके अंदर आज बोहर मॉडल में हमने सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स देखे। क्या क्या देखे हमने कि भाई जो बोहर मॉडल हमारे पास एप्लीकेबल है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। एक तो ये बात मेन सबसे ज्यादा है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरा यहां पर जो मेन पॉइंट देखा है हमने, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करेगा तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर जाएगा एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा एनर्जी को एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा? जो 2 ऑर्बिट वो हैं जहां जंपिंग हो रही है उनकी एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। तीसरा क्या था? एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा वहां उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल आनी चाहिए। ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली जिसमें हमने F1 F2 2 फोर्स निकाले, दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया जिससे स्टेबल ऑर्बिट हुआ। यहां से सोल्व करने के बाद हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली जो सबसे पहली हमारे पास आई थी 2.18 इंटू 10⁸ Z/n। और बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे फर्दर वैल्यू पुट की, हमने रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट निकाली और उसकी फर्दर फाइनल वैल्यू क्या आई? 0.529 n²/z। और मैंने ये बताया ये एंगस्ट्रॉम में हमारे पास आएगी। देन हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में निकाला और फाइनल रिलेशन क्या की? देन हमने दोनों को ऐड किया तो टोटल एनर्जी आ गई। और फाइनली हमने देखा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय 2। एंड टोटल और काइनेटिक में क्या रिलेशन है? टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक। फिर फर्दर वैल्यू पुट की तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आया, nth ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी -13.6 Z²/n²। फिर ईवी की रिलेशन बताई जूल के साथ। फाइनली हमने टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाला 2πr/v और देन उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, और बाकी ये सारा उसका कंक्लूजन ही दिया हुआ है। एंड देन हमने न्यूमेरिकल किया। सो ये सारा हमारा भाई बोहर मॉडल से रिलेटेड था। अब आगे इसकी कुछ और इस चीज का यूज है बोहर मॉडल का, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
क्लियर है? सो ये आज के लिए था, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।